नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 25 ऑफ द अक्टूबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो क्लैट के एग्जाम हो, एलेट के एग्जाम हो, स्लेट के एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, ठीक है, किसी भी फील्ड से उसके अंदर हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 25 ऑफ द अक्टूबर। आज वैसे तो ऐसा कोई स्पेशल डे है नहीं, लेकिन हाँ आज ही के दिन 1951 में क्या हुआ था, जो हमारे पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 से 1952। तो इलेक्शन कब से कब तक चले थे? अक्टूबर टू फरवरी चले थे। तो जो 25 ऑफ द अक्टूबर 1951 को पहले फेज के क्या स्टार्ट हो गए थे, इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे, फर्स्ट जनरल लोकसभा के इलेक्शन। ठीक है, इस बार कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं? तो इस बार 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, और इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन कितने साल में होता है? 5 बार में एक बार होता है। ठीक है, तो इस बार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो डली हुई है 18th लोकसभा इलेक्शन, आप जाकर उसको एक बार देख सकते हो। आपके सारे इलेक्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पहली न्यूज आती है, फर्स्ट, आपने देखा होगा द हिंदू न्यूज़पेपर के पहले ही पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर सबसे पहले न्यूज यही बनी हुई है, कांग्रेस ऑप्ट्स आउट ऑफ द बाईपोल्स इन यूपी, ऑफर्स फुल सपोर्ट टू एसपी। आपने इस बार देखा कि जो यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव वाली जो पार्टी मुलायम सिंह यादव ने जो बनाई थी अभी, उस समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें पाई थी इस बार 80 में से 80 में से। तो अभी क्या हुआ कि बाईपोल्स के जो इलेक्शन हुए, तो कहा गया कि जो बाईपोल्स के इलेक्शन होंगे जिसमें जो कांग्रेस थी उसने अपने आप को बाहर कर लिया और कह दिया कि सारे के सारे उसमें कौन लड़ेगी? एसपी लड़ेगी, यानी कि समाजवादी पार्टी। अब ऐसा क्यों किया गया? क्या होता है बाईपोल्स? क्यों बाईपोल्स करवाए जाते हैं? किस कंडीशंस में हो सकता है? और आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? तो समझना, इस बार जो इलेक्शन हो रहा था तो दो पार्टियों के बीच में था बेसिकली, कांग्रेस एंड बीजेपी। बीजेपी के पास था एनडीए अलायंस, ठीक है, जिसको आजकल नीतीश डिपेंडेंट अलायंस या नायडू डिपेंडेंट अलायंस भी कह देते हैं, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी पे टिका हुआ है। एक दूसरा था हमारा इंडिया अलायंस। ठीक है, तो इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस थी, प्लस उसके साथ आपके पास लगभग 30+ पार्टीज थी। एक एनडीए था जिसके अंदर बीजेपी थी, जिसके साथ प्लस में 38 अदर पार्टीज थी। तो एक तरफ 30+ पार्टियां, एक तरफ लगभग 40 पार्टियां, दोनों आपस में कॉन्टेस्ट कर रही थी, लड़ रही थी। अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया इलेक्शन का 18th लोकसभा का, तो जो बीजेपी थी वो 240 पे सिमट गई और जो कांग्रेस थी वो 99 पे सिमट गई। हालांकि कांग्रेस के पास 2014 में 48 सीटें थी और 2019 में 52 सीटें थी, जो कि उसको अपोजिशन पार्टी बनाने से भी रोक रही थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, 99 सीटें पा ली। और आपको पता है कि अपोजिशन पार्टी बनने के लिए 10% टोटल सीट्स चाहिए होती हैं। तो 543 का 10% हो गया 54.3, यानी कि 55 सीट्स। लेकिन इस बार इनके पास कितनी है? 99 सीट। तो जब 99 सीट्स इनके पास, तो इस बार ये किस में बैठ गए? अपोजिशन की पार्टी बन गई। लीडर ऑफ अपोजिशन किसे बना दिया? राहुल गांधी को बना दिया। ठीक है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ध्यान रखना, कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था 1885 में? तो उस समय कौन थे? आपके WC बैनर्जी थे। ठीक है, ये सारी बातें आप जानते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों पार्टियां बनी, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, सरकार बन चुकी है। आपको पता है बीजेपी या एनडीए अलायंस की सरकार बन चुकी है। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारी जगह पर होता क्या है, बाई पोल्स है ना। ये तो हो गया पोल्स है ना इलेक्शन के बारे में। और इलेक्शन के लिए प्लीज आप एक बार जाकर वो पूरा चैप्टर देख लीजिएगा। एक वीडियो अपलोड की हुई है किसके नाम से? 18th लोकसभा के इलेक्शंस के नाम से। तो अगर आप एक बार उसको देख लोगे तो आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे स्किप कर देता हूँ। हुआ क्या, अच्छा देखो, दो एक्ट बने हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है। एक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। तो याद रखना 1950 वाला जो एक्ट है ना, ये किसके लिए बना हुआ है? फॉर पीपल, यानी कि लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, हमारे मतलब जो वोटर्स हैं, वोटर्स के सारे राइट्स, उनकी बातें कहाँ लिखी हुई है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट आरपीए 1950। ठीक है, उसके बाद आरपीए 1951 में क्या लिखा है? तो इसके अंदर लिखा है पॉलिटिशियंस के बारे में, कि पॉलिटिशियंस की क्या ड्यूटी है ना। आपने पढ़ा होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि आपको कुछ टाइम पहले से सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। रिलीजन, कास्ट, इनके नाम पर नहीं मांगना होगा, हालांकि वो सब मांग रहे तो बाद की बात है। ठीक है, तो आरपीए 1951 डील्स विद द
किससे डील करता है? पॉलिटिशियंस के बारे में। इसमें किसके बारे में लिखा? पीपल के बारे में। अब कैसे याद करोगे? देखो कंफ्यूजन रहता है ना आपके इसमें, बच्चों को ध्यान नहीं रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना किसके लिए है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली लाइन क्या है हमारी प्रीएम्बल की? वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू दिस 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 दिस, ऐसा लिखा है। तो किसके लिए बनाया? किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो वी द पीपल, हमने बनाया। तो पहले कौन है? पीपल। तो 50 में पीपल, 51 में पॉलिटिशियंस, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर होता है। आर्टिकल कौन सा है? 324 में लिखा है। करवाता कौन है? तो आपको पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है इसका? 324 में दो चार बातें रिपीट कर देता हूं, ठीक है, आपने पढ़ी होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? 25 ऑफ द जनवरी 1950 को बना होता है। और 25 ऑफ द जनवरी को क्या बनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे भी बनाया जाता है, ठीक है, सिंपल याद रखना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, फिर एक कमीशन बनाया गया, कमेटी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया तारकुंडे कमेटी। क्या नाम रखा गया? तारकुंडे कमेटी। और ये जो तारकुंडे कमेटी थी, इसने कब बनी होती है? 1975। इसी का दूसरा नाम याद रखना, जेपी नारायण कमेटी। इसी को जेपी नारायण कमेटी भी कहते हैं, जेपी नारायण कमेटी। इसकी रिकमेंडेशन के बाद इस इलेक्शन कमीशन को क्या कर दिया गया? 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। आज के दिन इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन? एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 क्या होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर्स। आई होप कि आप लोगों के नाम अच्छे से याद होंगे, हमने 10 बार पढ़ चुके हैं इसको इस साल न्यूज के अंदर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। वो दोनों कौन है? तो वो दोनों, एक का नाम क्या है? सुखबीर सिंह संधू, ट्रिपल एस, सुखबीर सिंह संधू। और दूसरा कौन है? ज्ञानेश कुमार। अदर वन कौन सा है? ज्ञानेश कुमार, सेकंड वन, ठीक है। तो टोटल 3 मेंबर्स हो गए। क्या आज तक कोई वुमेन बनी है? तो एक बार बनी है। कौन? वीएस रमा देवी, ठीक है। कितने मेंबर बॉडी होती है? 3 मेंबर बॉडी होती है। काम क्या होता है? इलेक्शन कंडक्ट करवाना, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, इनको स्टेटस देना। कितनी नेशनल पार्टी हमारे पास? तो हमारे पास टोटल नेशनल पार्टीज कितनी है? याद रखना, 6। कितनी है नेशनल पार्टीज? 2-4 बेसिक बातें लिखना। टोटल नेशनल पार्टी कितनी है? 6। टोटल पार्टियां कितनी है? 2754 प्लस, सब नहीं रटनी, ठीक है। कोई भी पार्टी बना सकता है, 100% का सपोर्ट चाहिए मेंबर्स का, प्लस तुम्हारे पास 10,000 रुपए होने चाहिए, तुम्हारी पार्टी बन गई। तो 2700 प्लस पार्टियां कोई भी बना लेता है वगैरह, ठीक है। लेकिन रिकॉग्नाइज पार्टियां कितनी है? तो कुछ स्टेट नेशनल पार्टी है, कुछ स्टेट पार्टी है, ठीक है। नेशनल पार्टी कितनी है? 6। स्टेट पार्टी कितनी है? तो स्टेट पार्टी आपके पास 50 प्लस है। तो ये भी नहीं रटने, क्योंकि याद ही नहीं होने कभी। तो ये कितनी है? तो ये 6, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। पहली कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। फिर कौन सी आती है? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट वाली। फिर आती है आपकी कौन सी? बहुजन समाजवादी पार्टी है ना, मायावती वाली। फिर आती है आपकी कौन सी? नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। फिर आती है कौन सी? आपकी आम आदमी पार्टी। 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई? 6। क्या है? हमारी नेशनल पार्टीज है। क्या कंडीशंस होती है, क्या नहीं होती है? प्लीज एक बार 18 ब्लॉक सभा का वीडियो देख लेना, उसमें सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हुआ क्या? अब जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन तो हुआ था, लेकिन इलेक्शन के बाद देखो, जब भी कभी इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन के अंदर अगर गलती से किसी की डेथ हो जाती है, जो कैंडिडेट जीतने के बाद डेथ हो गई, ठीक है, या मान लो जीत गया और जीतने के बाद उसके ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शन हो गया, उसको कन्विक्ट कर लिया गया, तो उसकी पोस्ट खाली मान ली जाती है। और जब पोस्ट खाली मान ली जाती है तो कहा गया कि उसको विदिन 6 मंथ, कितने दिन में याद रखना? विदिन 6 मंथ दोबारा से इलेक्शन कराने होंगे। और वो जो दोबारा से इलेक्शन होते हैं उसे वो कहते हैं बाई पोल्स। पहले पोल्स, अगर डेथ हो गई या कन्विक्ट हो गया तो बाई पोल्स, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बाई पोल्स। तो वो हो रहे हैं अभी, और कुछ नहीं। उसके अंदर समाजवादी पार्टी पे किसने विश्वास दिखाया? राहुल गांधी, यानी कि कांग्रेस ने, क्योंकि उन्होंने 37 प्लस सीटें जीती। और अभी यूपी के इलेक्शन में होने हैं, तो वो पूरा का पूरा एसपी के साथ गेम खेलने के चक्कर में है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। सबका अपना अपना गेम होता है, समझ गए? कौन कौन सी जगह पर हो रहा है? नवंबर 13 को है। कहाँ पर? कथेरी, परिहाल, मीरापुर, गाजियाबाद, ये 2-4 नाम लिखे हुए हैं जहां पर बाईपोल्स होने हैं, समझ गए? अच्छा, मान लो आपसे कहे कि कोई बंदा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का था, एमएलए था ना। एमएलए कहां पर होता है? स्टेट में, स्टेट असेंबलीज में, है ना, विधानसभा जिसे कहते हैं। मान लो वो लोकसभा में उसका एमपी में सिलेक्शन हो गया, यानी कि पास हो गया, यानी कि जीत गया, ठीक है, जीत गया। अब वो एमपी भी है, एमएलए भी है। अब क्या करेगा? तो याद रखना, उसको विदिन 14 डेज, ठीक है, दूसरा रिजल्ट आने के विदिन 14 डेज उसे डिसाइड करना होगा कि वो कौन सी पोस्ट पर रहना चाहता है। अगर वो उस पोस्ट पर रहना चाहता है तो वो उसको मिल जाएगी, दूसरी वाली को ऊपर दोबारा से बाईपोल्स करवाने होंगे। दैट्स इट, समझ गए?
और ये बात कहाँ लिखी है कि उसको विद इन 14 डेज ही छोड़ना पड़ेगा एक चीज को, तो वो लिखी है आर्टिकल 101 के अंदर लिखी हुई है, जो कि किसके बारे में बात करता है, उसके बारे में बात करता है। समझ गए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, तो सिंपल याद रखना, डिलिमिटेशन। क्या काम होता है, डिलिमिटेशन। और डिलिमिटेशन आज तक कितनी बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है। 1951 के सेंसस के बाद 52 में, 61 के सेंसस के बाद 62 में, 71 के सेंसस के बाद 72 में, और 2001 के सेंसस के बाद 2002 में। और कब तक डिलिमिटेशन फिक्स है, तो याद रखना बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 कब तक फिक्स है, टिल 2026। क्या फिक्स है, डिलिमिटेशन फिक्स है। ठीक है, कि नंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो एमपी या एमएलए में नंबर में चेंज करना है कि नहीं करना, वो सीटें बढ़ाना वो फिक्स कर रखा है। ठीक है, सिंपल से याद रखना, हमने पढ़ा हुआ है, एक बार वो वीडियो आप देख लेना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट्स ट्रैकिंग साइक्लोन दाना सिंस अक्टूबर 20 इसरो। देखो इसरो ने कहा, कल ही हमने डिस्कस किया था, आई होप कि आप लोगों ने कल वाला लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था साइक्लोन कौन सा आ रहा था, दाना, और ये कहां पर, ओडिशा की कोस्ट पर हिट करने वाला विद इन 24 आवर्स, ऐसा कहा गया था। तो इसरो ने कहा, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था इसरो, तो 15 अगस्त 1969। पहले इसरो का नाम क्या था, इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। वो कब बनी थी, 1962। इसने अपनी पहली सैटेलाइट कब छोड़ी थी, 1975। क्या नाम था उसका, आर्यभट्ट। ठीक है, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, तो याद रखना विक्रम साराभाई। अभी कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है, लास्ट टाइम इसने क्या किया था, लास्ट ईयर तो हमारा चंद्रयान जो 3 था वो क्या किया गया था, सक्सेसफुली सक्सेस हो गया था मिशन। ठीक है, सारी बातें आप जानते होंगे, काफी दिन से पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि हमारी 2 सैटेलाइट है जो इसको क्या कर रही है, 20 अक्टूबर से ट्रैक कर रही है कहां पर पहुंच चुका है। और कल मैंने साइक्लोन के बारे में समझा दिया था, उसकी आई क्या होती है, कौन कौन सी कंट्रीज उसको नाम देते हैं। इस वाले दाना को नाम किसने दिया है, कतर ने नाम दिया है। ठीक है, कुछ नेक्स्ट जो आने वाले साइक्लोन्स है उनके नाम भी फिक्स कर लिए गए, जैसे अपकमिंग साइक्लोन्स में अगला जो भी आएगा उसको नाम देगा सऊदी अरबिया और उसका नाम होगा फेंगल। उसके बाद अगर कोई आएगा तो श्रीलंका उसको नाम देगा, उसका नाम रखा गया शक्ति। उसके बाद अगर कोई आएगा तो उसका थाईलैंड नाम देगा और उसको नाम क्या दिया जाएगा, मोन्था। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, ये उसके अपकमिंग नाम है। अगर कोई आते हैं तो जब भी आएंगे, आने तो हैं, मैंने कंडीशन बता दी थी, ऐसे इस कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, उन कंडीशंस को कोरिलेसिस और सबको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, समझ गए। और इस दाना का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल प्रीसियस पर्ल। ठीक है, तो ब्यूटीफुल इसकी मीनिंग होती है, तो इसका नाम ही ब्यूटीफुल है, बाकी तबाही मचाने वाला कुछ नहीं। समझ गए। कौन कौन सी सैटेलाइट इसको चेक कर रही है, इसको ट्रैक कर रही है, तो ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 और इनसैट 3DR इसको क्या कर रही है, ट्रैक कर रही है। और इसरो के बारे में आई होप कि आप लोग जानते होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसरो के बारे में आप लोगों के डाउट हैं तो आप मुझे बता देना, मैं इसरो और डीआरडीओ के ऊपर एक कंबाइंड लेक्चर आपके सामने डाल दूंगा, जिसमें पूरे इसरो और डीआरडीओ की बातें हम उसमें कर लेंगे। अदरवाइज क्लासरूम में ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है। ठीक है, फिर भी अगर डाउट रहता है तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, चलते नेक्स्ट, कैसे बना था, क्यों बना था, क्या रीजंस थे, वो सब डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, शुड चेस बी एन ओलंपिक स्पोर्ट। क्या चेस को एक ओलंपिक स्पोर्ट होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। तो जस्ट ऐसा कुछ नहीं याद करने लायक, लेकिन हाँ थोड़ा ऐसा था कि हाँ होना चाहिए, तो मैंने इसमें डाल दिया। इंडिया वोन हिस्टोरिक डबल गोल्ड एट द 2024 चेस ओलंपियाड इन द बुडापेस्ट। हंगरी में हुआ था ना अभी, डबल हमने गोल्ड मेडल जीता बाय क्लिंचिंग द टॉप स्पॉट इन बोथ द ओपन इवेंट एंड द वुमेन्स टीम कॉम्पिटिशंस। ठीक है, तो कहा गया कि क्या ये जो आपका चेस है, क्या इस चेस को हम इसमें उसमें डाल सकते हैं ओलंपिक्स के अंदर, तो हाँ बिल्कुल डाल देना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि चेस में टाइम बहुत लगता है और ओलंपिक में वो गेम रखते हैं जो इसमें टाइम कम लगता है। तो कहा गया, सजेस्ट किया गया कि देखो जो चेस है ना, दुनिया के लगभग 200 प्लस कंट्रीज में खेला जाता है, तो कहा गया कि क्यों ना इसको रैपिड फॉर्मेट में खेला जाए। ठीक है, 10-10 मिनट में खेला जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जो लूडो होता है उसके अंदर आप अनलिमिटेड टाइम तक खेल सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर खेलोगे है ना, जूपी विंजो जैसे बने हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर 8 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट के गेम होते हैं ना, कहा गया कि कुछ ऐसा इस पे कर दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जूपी डाउनलोड करो, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं तुम ऐसा सोच लो। ठीक है, ऐसा उसमें किया जा सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इंडिया के चांसेस बढ़ेंगे ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल और लाने के, क्योंकि विश्वनाथ आनंद पहले एक बार ला चुके हैं ना, जो उसके बाद आपके जो क्या नाम है उसका, मतलब वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। अभी आपने देखा होगा जो 2 यंग चैंपियन निकले थे ना, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, इंडिया को मेडल दिला सकते हैं। ठीक है, तो बस छोटा सा डिस्कशन किया हुआ। अभी ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, पेरिस ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, सिंपल से याद रखना। अगली बार कहाँ होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अगली बार कौन से कंट्री में होंगे। आई थिंक मैं ये चीजें पढ़ा चुका हूँ पहले। मूव ऑन मदरसाज द
अलाइनेशन ऑफ द मुस्लिम्स। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही है, आपको पता भी होनी चाहिए बातें। मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट रखने की कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जिसे समझ में आए। ठीक है, मैंने कहा समझना अच्छे से, मैंने कहा इसको भूल जाओ एक बार, है ना। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, कितनी साल तक के बच्चे को पढ़ा देना चाहिए हमें, 0 to 14 ईयर तक के बच्चे को पढ़ाई आ जानी चाहिए। कहा गया था ना कि आजकल तो जैसे कि हम बच्चे थे तो 5-6 साल के बाद स्कूल जाना शुरू करते थे, घर वाले भेजते थे। आजकल 2-2, 3-3 साल के बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। तो कहा गया कि बच्चे को 0 to 14 ईयर के एज में अगर एजुकेशन नहीं मिली ना तो बर्बाद हो जाएगा। और अगर बच्चा बर्बाद हो गया तो उसका फ्यूचर बर्बाद है, और अगर उसका फ्यूचर बर्बाद है तो भारत बर्बाद है। क्योंकि भारत को अगर आगे जाना है तो उसके बच्चे, जो उसका बच्चों को क्या कहा जाता है, भविष्य, फ्यूचर। तो कहा गया कि 0 to 14 ईयर की जो बच्चों की एजुकेशन है ना, ध्यान से समझना इस मैटर को, एक बार में समझ आ जाएगा। एजुकेशन जो है आपकी, वो एजुकेशन कहां पर रखी गई, डीपीएसपी में रखी गई, है ना। डीपीएसपी, और डीपीएसपी क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा, और रखे या ना रखे स्टेट की मर्जी है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो डीपीएसपी है कौन सी कंट्री से लिए हुए थे, याद रखना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। ठीक है, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट है बेसिकली। अब क्या हुआ, इस डीपीएसपी में एक आर्टिकल आता है, कौन सा, आर्टिकल 45, जिसमें लिख दिया कि 0 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन कौन देगा, डीपीएसपी, स्टेट देगा। और दीज डीपीएसपीज आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी हम जानते हैं। जो फोर्सेबल नहीं है, मान लो किसी स्टेट ने नहीं दी, तो मान लो फॉर एग्जांपल अल्कोहल जैसी चीजें बैन होनी चाहिए ना, इंजूरियस टू हेल्थ है, तो आपका यूपी नहीं है ना, आपका बिहार और गुजरात क्या करता है, बैन करता है, दारू नहीं बेचने देता, अल्कोहल पे बैन है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार में तो सब जगह, बिहार छोड़कर सब जगह मिलता है। गुजरात और बिहार नहीं देते, तो स्टेट की मर्जी है, दे तो दे, ना दे तो ना दे, बैन लगाए तो लगाए, ना लगाए तो ना लगाए। तो कहा गया कि अगर किसी स्टेट ने बच्चों को पढ़ाया नहीं तो बर्बाद तो स्टेट थोड़ी ना होगा, अपना देश बर्बाद हो जाएगा। तो कहा गया कि इसको क्या करो, चेंज करो। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा अमेंडमेंट किया बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, और हमने इस एजुकेशन को 3 जगह पर तोड़ दिया। ठीक है, और एक जगह इसको लिख दिया आर्टिकल 21 का एक, ये जो कि क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। एक हमने लिख दिया इसको आर्टिकल 45 जो कि हमारा डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, जहां पे ये था। एक हमने इसको लिख दिया फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर लिख दिया, जो कि हमारा क्या था, आर्टिकल नंबर 51 के ए में था। और कह दिया कि 0 to 6 ईयर के बच्चे की एजुकेशन तो लिख दी डीपीएसपी में, दो चाहे मत दो, वो खाना पीना सीखता है जरा आंगनवाड़ी में जाके, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 6 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन जो है ना, वो फ्री होनी चाहिए एंड कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, ये कह दिया गया। अब ये तुम्हारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। ये अगर छीना तो सुप्रीम कोर्ट बैठी है, तो बच्चे को एजुकेशन मिलेगी तो देश आगे जाएगा, समझ गए। अब क्या हुआ, डीपीएसपी 0 to 6 ईयर के लिए बना। इसमें कहा गया जरूरी नहीं है देना दे स्टेट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहा गया कि अगर वो बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो क्या करोगे, तुमने बना तो दिया फंडामेंटल राइट। तो कहा गया कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी, टोटल कितनी है, 11। इनिशियली 0 थी, फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। उसको आगे चलकर कितना किया गया, 11 कर दिया गया। कब, इस वाले अमेंडमेंट से। और ये वाले अमेंडमेंट करके हो गई 11, और 11वीं ड्यूटी बना दी उस बच्चे के पेरेंट्स की, कि उस बच्चे के पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसको कहां पर लेकर जाएं, स्कूल में लेकर जाएं, उसको स्कूल में एडमिशन कराएं। क्योंकि स्कूल तुम्हारे घर नहीं आएगा बच्चे को लेना, तो 3 जगहों में उसको डिवाइड कर दिया। समझ में आ गई बात। ये तो हो गई नॉर्मल एजुकेशन की बात, जो भारत के हर बच्चे को मिलेगी। तो ये फंडामेंटल राइट्स अगर आप एक बार भारत में पैदा हो गए, तो चाहे आज पैदा हुए हो, चाहे कल मरने वाले हो, तुम्हारे को मिले हुए हैं, जो वोलेट नहीं हो सकते। सिंपल। और 20 and 21 तो आपके इमरजेंसी केस में भी नहीं हटते, वो तो तब भी आपको मिले होते हैं। और अगर इमरजेंसी अगर आपकी लगी हुई है आर्मड रिवोल्ट की वजह से, तो 19 भी मिलता है। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैंने कहा कि क्या हुआ, ठीक है, यहाँ लिखा। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना, हुआ क्या, अब ये न्यूज क्या है। तो मैंने लिखा कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 ये रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, सिंपल। ठीक है, और एक तरफ मैंने लिखा आर्टिकल 29 and 30 ये बात करते हैं माइनॉरिटीज की। और माइनॉरिटीज की डेफिनेशन याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। तो माइनॉरिटीज की डेफिनेशन कौन देता है, तो माइनॉरिटीज की डेफिनेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा, जो लैंग्वेज के बिहाफ पर और जो रिलीजन के बिहाफ पर, लिंग्विस्टिक बिहाफ पर और रिलीजन के बिहाफ पर जो 50% से कम है, वो भारत में क्या है, माइनॉरिटी है, ऐसा कह दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर
आर्टिकल 25 क्या कहता है, सभी को क्या है, इक्वालिटी है किसमें कि अपने अपने रिलीजन को प्रमोट और प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे मैं हिंदू हूं तो धागा बांध सकता हूं, चोटी रख सकता हूं, मुसलमान हूं तो दाढ़ी रख सकता हूं, मतलब मेरी प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता हूं। 26 में कहा गया कि मूवेबल नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकता हूं। मान लो मैं बाबा हूं, तुमने मेरे अकाउंट में 20 करोड़ रुपए डाले तो मुझे कोई नहीं पकड़ने वाला, क्योंकि मैं धर्म को प्रमोट कर रहा हूं। मौलवी हूं तो डाल सकते हो क्योंकि मैं धर्म को प्रमोट कर रहा हूं। तो मूवेबल पैसा, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन, गाड़ियां, ये सब मैं इकट्ठा कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं नॉर्मल हूं और तुमने मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए भेज दिए तो मुझे पुलिस उठा ले जाएगी, क्योंकि मैं नॉर्मल आदमी हूं। लेकिन बाबा लोग, मौलवी लोग, धर्म के ठेकेदार क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उनका राइट है। समझ गए। 27 में लिखा है कभी भी स्टेट धर्म के नाम पर स्टेट विल नॉट इम्पोज एनी टैक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। कल को यूपी कह दे हिंदुओं से लेंगे, मद्रास कर्नाटक कह दे उससे मुसलमानों से लेंगे, तो क्या होगा, इधर उधर भागते रहेंगे और लड़ाइयां होती रहेंगी। तो ऐसा ना हो, तो स्टेट कभी भी टैक्स नहीं लेगा रिलीजन के नाम पे। ठीक है, अब आ जाओ मुद्दे पर। आर्टिकल नंबर 28 में लिखा है कि जो नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनमें कभी भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। फिर आते हैं माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी में 29 में कहा कि माइनॉरिटी अपने कल्चर को, रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा सबका था। इसके इसमें लिखा गया आर्टिकल नंबर 30 में कि माइनॉरिटी पीपल इन देयर नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो वो रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस है। यहां पर क्या कह दिया गया, मदरसे। अब जो मदरसा होता है उसके अंदर रिलीजियस यानी कि इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस्लामिक एजुकेशन तो बहुत बुरी चीज है, नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। इस्लाम में मदरसे का मतलब होता है स्कूल। तो आपके जो राजा राम मोहन राय थे ना, जो सती प्रथा को बैन किए थे 1829 में, जो ब्रह्म समाज को बनाए थे, जो आज भी चलता है, 1828 में जो ब्रह्म समाज बना था, ठीक है, जो मोनोथीज्म के ऊपर काम करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपके भारत के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, उनकी अर्ली एजुकेशन भी आप अगर उनकी कहानियां पढ़ोगे तो उनकी अर्ली एजुकेशन भी मदरसों में हुई है। तो इस्लाम में मदरसे का मतलब है प्राइमरी स्कूल, बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उस समय जब आजाद नहीं हुए थे तो सब एक थे, सब भाई भाई थे। लेकिन 1906 में कांग्रेस को तोड़ने के चक्कर में मुसलमानों को एक अलग ग्रुप दे दिया गया, मुस्लिम लीग नाम का एक बीज बो दिया गया। और अंग्रेज टाइम टू टाइम उसमें पानी डालते रहे कि भाई तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरल देंगे, सेपरेट इलेक्टोरल देंगे, सेपरेट इलेक्टोरल देंगे। करते 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 मोहम्मद अली जिन्ना बन गया जिन्न, बोला मुझे तो सेपरेट नेशन ही चाहिए अब, और उसने सेपरेट नेशन की डिमांड कर दी। और हम ऐसे क्या हो गए, एंटी नेशनलिस्ट और नेशनलिस्ट मुसलमानों में टूट गए। जो एंटी नेशनलिस्ट मुसलमान थे वो सारे थे मुस्लिम लीग में, नेशनलिस्ट थे कांग्रेस में, और ऐसे भारत का डिवीजन हो गया। आगे चल के यही हिंदू मुस्लिम के ऊपर टूटे और हिंदू मुस्लिमों की लड़ाइयां चलती रही। अब जो मुसलमान थे वो अनसेफ फील करने लगे, तो मुसलमानों ने अपने रिलीजियस एजुकेशन में, मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन ज्यादा देना शुरू कर दिया। बस ये मैटर है। अब क्या हुआ, पहले अच्छी चीज थी क्योंकि गरीबों को पढ़ाई मिल जाती थी। तुम्हारे राजा राम मोहन राय जैसे महान नेता वहीं से निकले, फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं उसको, मॉडर्न इंडिया का पहला नेता कहते हैं उस आदमी को, क्योंकि उसने सोशल रिफॉर्म किए थे, सती प्रथा जैसी बीमारी को दूर किया था। ठीक है, तो वो सभी वहीं से पढ़ के निकले थे। अब कहा गया न्यूज में क्या है, समझ गए। अब देखो मदरसे का मतलब क्या है कि बच्चों को इनिशियली एजुकेशन मिले, लेकिन आजकल मदरसे का मिसयूज किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर एक सिंपल सा एक डिपार्टमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था ना 2009 में, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो मदरसे थे उनको डाला गया था। और जब इसमें डाला गया था तो देखो सिंपल समझना, एक क्लास है, क्लास नंबर 1, ठीक है, ये क्लास नंबर 2, मैं यहाँ भी पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ भी पढ़ाता हूँ। मैं जब यहाँ जाता हूँ तो ये है नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ये है मदरसा। ठीक है, मैं जब यहाँ जाता हूँ तो मैं तुम्हें हिस्ट्रो, डीआरडीओ, ठीक है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जो मेरा सेक्शन है, मैं सारी चीजें पढ़ाता हूँ। लेकिन जब मैं वहां जाता हूं तो मैं अपने सेक्शन नहीं पढ़ाता, ना मैं हिस्ट्री पढ़ाता, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इको, करंट अफेयर नहीं पढ़ाता। मैं क्या पढ़ाता हूं, कैसे अपने आप को बढ़ाया जाए, कैसे इस्लाम को मजबूत बनाया जाए, कैसे इस्लामिक एजुकेशन को बढ़ाया जाए। तो सोचो कल कोई बच्चा बड़ा होगा, राइट टू एजुकेशन सभी को है, ये बच्चा बाहर निकलेगा, ये बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल होगा कि ये बच्चा ऑब्वियसली ज्यादा सक्सेसफुल होगा क्योंकि इसका माइंड ज्यादा ब्रॉड है, ये एक धर्म के उसमें सिमट के रह गया। तो नेशनल एजुकेशन एक्ट आया था, जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, उसमें कहा गया था कि मदरसों के अंदर रिलीजियस एजुकेशन दो, उसको मना नहीं करते,
क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन नहीं दोगे तो माइनॉरिटी को बचा ही कैसे पाएंगे, फेड हो जाएगी माइनॉरिटी, तो खत्म हो जाएंगे ये दो। प्लस उनको जो मेन डोमेन की एजुकेशन है ना वो भी दो, मेन स्ट्रीमलाइन। लेकिन अभी अभी पता चला कि हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसने एक सर्वे किया। उस सर्वे में पता चला कि यूपी में 14,000 प्लस मदरसे हैं, जिसमें 60% से ज्यादा मदरसों के अंदर इस्लामिक एजुकेशन ज्यादा दी जाती है, उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ाया नहीं जाता, उर्दू उनको मतलब जबरदस्ती उनके रिलीजन के बारे में शिक्षा दी जा रही है। तो आगे चल के वो तो फिर इस्लाम को प्रमोट करने में लग जाएगा, और इस्लाम को प्रमोट करने में लग गया और गलती से किसी गलत मौलवी के हाथों में चला गया जो एंटी नेशनलिस्ट है, जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, तो नया टेररिस्ट तैयार कर दिया तुमने। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए था। अगर वो अच्छी जगह पढ़ा होता, अगर वो नॉर्मल एजुकेशन लिया होता, दुनिया की समझ रखता, तो वो समझ जाता क्या अच्छा है क्या बुरा है, कल को हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह हमारे देश को आगे की तरफ ले जाता, ना कि कोई टेररिस्ट बन के कहीं पर अटैक मार रहा होता। तो गलती धर्म की नहीं है, गलती क्या है, धर्म के ठेकेदारों की है, और इन्होंने इसका मिसयूज किया। तो कहा गया कि इसको बैन करो। तो हुआ क्या, अभी यूपी के अंदर 2004 में मदरसा एक्ट आया था जिसमें कहा गया था एजुकेशन दो। उस मदरसा एक्ट को 2024 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। किसने? यूपी हाई कोर्ट ने। अब वो मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मदरसे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकते। ये ऐसी बात हो जाएगी कि किसी बच्चे को, यही कहा डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, ये वो बात हो जाएगी कि कोई बच्चा बाथटब में बैठा है, तुमने निकाल के फेंक दिया, तो बेचारा रोएगा, दुखी होगा, तो उसको बाथटब में रहने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो? बस इस बात के टब के पानी को कम कर दो ताकि उसको दिक्कत ना हो। समझ में आ रही है? डूबने से बचा लो उसको। तो कहा गया इसको रेगुलेट अच्छे से किया जाए। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा मैटर क्या है, सेक्युलरिज्म का। क्योंकि हमारे इंडिया में कैसा है, हम बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हमने अपने आप को सेकुलर, सोशल सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े थे। और सेकुलर का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के को कभी भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का बंदा प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन सेकुलरिज्म तो तब होगा ना जब सभी मिल बांट के रहेंगे, फ्रेटर्निटी से रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो तुम फ्रेटर्निटी थोड़ी ना क्रिएट कर रहे हो, आगे चल के तुम तो लड़ाई करवाने का काम कर रहे हो। समझ गए? तो बस ये पूरा पैसा उसी के ऊपर बनाओ। आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्या माइनॉरिटी होती है, किसके ब्याह पर होती है, कैसे कैसे काम होता है। सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद देखो, अरे समझ में आ गया, ठीक है। देखो इसमें कहा गया कि इससे डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ, अगर इनको नहीं अलाउ किया जाएगा मदरसों को, तो करो लेकिन लिमिटेशंस के साथ, ठीक है। मदरसा स्कूल ही होता है, राजा रामों को मैंने आपको बता दिया। और ये ऐसा नहीं है अभी से हुआ है, को एग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री बहुत पहले से चला रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज थी लेकिन अब उसको बुरा बना दिया गया। आर्टिकल 25 हमने समझ लिया, ठीक है, सिंपल याद रखना। और साउथ इंडिया के एक साधु हुए जिनका नाम है श्री नारायण गुरु, ठीक है, पढ़ना कभी इनके बारे में। इन्होंने कहा था सर्वमाथा सर्वम एकम, कहा था सभी रिलीजन क्या है, एक है। और याद रखना वही राजा मान हुआ है जो सभी धर्मों को साथ लेकर चला है। चाहे आप अशोका को देख लो, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी रिलीजन्स को साथ लेकर चलते थे, ठीक है। अब ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, सिंपल। कॉस्ट ऑफ गेम्स, टेकिंग आउट पॉपुलर स्पोर्ट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम्स इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। देखो कॉमनवेल्थ गेम्स होता क्या है, शुरू कब से हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, तो याद रखना 1930 से शुरू हुए थे, पहली बार 1930 में हुए थे, ठीक है। अब इसमें कहा गया इस बार कहां पर हो रहे हैं, तो ग्लासगो में हो रही है, ठीक है, स्कॉटलैंड के अंदर। कहां पर हो रहे हैं, स्कॉटलैंड यानी कि ग्लासगो में 2026 में। न्यूज ये है कि इस बार जो है ना इसमें से कुछ गेम्स को एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया, जैसे रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, स्क्वैश, क्रिकेट, इनको निकाल दिया। क्रिकेट को 2022 में जोड़ा था जबकि निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो कहा गया कि 2022 में जब बर्मिंघम में गेम्स हुए थे तो भारत 61 मेडल लाया था, और 61 में से 30 मेडल तो इन्हीं में से लाया था जो निकाले गए हैं, तो इनके नाम जरूर याद रखना। अब जब ये चले गए तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया के इस बार जितने मेडल आ रहे थे उन मेडल्स में से 30 यानी कि आधे 50% मेडल तो ऐसे कम हो गए हमारे। अदरवाइज इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर याद रखना टॉप 5 में आता था। समझ में आ रही है? जैसे ही आपका जो लास्ट हुआ था बर्मिंघम, उसमें हम चौथे नंबर पे थे 61 गेम उसके साथ, मेडल्स के साथ। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर व्हाट इज कॉमनवेल्थ, होता क्या है? कॉमनवेल्थ होता है, देखो जिन कंट्रीज पर कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था उन कंट्रीज को कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं। ऐसे आई थिंक 54 कंट्रीज है ना, 54 देश ऐसे हैं 54 जो आज भी कॉमनवेल्थ नेशंस में आते हैं। भारत भी आता है क्योंकि भारत में भी अंग्रेजों का रूल था, ठीक है। और वो देश जिन पर अंग्रेजों का रूल था और जिनको कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं, उनके आपस में जो गेम होते हैं उसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड फ्रॉम 1930। समझ गए? इंडिया में पहली बार कब हुए थे? 2010 में हुए थे। कहां पर? दिल्ली के अंदर, जब इंडिया ने 101 मेडल जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 इंडिया में पहली बार हुए थे। समझ गए?
दो चार बातें समझ में आ रही हैं। अब इसी के साथ आपने एक वर्ड सुना होगा, हाई कमिश्नर्स। हाई कमिश्नर्स वहां अपॉइंट होते हैं जहां कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, और एम्बेसडर वहां होते हैं जो कॉमनवेल्थ नेशन नहीं है। तो 14 कंट्रीज में हमारे क्या है, सॉरी 54 कंट्रीज में हमारे क्या है, हाई कमिश्नर, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं। बाकियों में हमारे क्या है, एम्बेसडर हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। दोनों को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काम वही है, बस नाम अलग है। समझ गए? तो सिंपल सा याद रखना। किस किस को इस बार ऐड किया गया है, तो एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स और पैरा बॉल्स को इसमें इस बार रखा गया है। ठीक है, टोटल 10 ही गेम रखे गए इस बार, ज्यादा गेम्स को हटा दिया गया है। हालांकि इसके ऊपर मैं जब खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो आपको अपलोड करके डाल दी जाएगी, तो आप देख लेना एक बार एग्जाम से पहले। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, व्हाट डज ह्यूमन फ्लैश टेस्ट लाइक, यूट्यूबर धीरज मीना। हुआ क्या, एक यूट्यूबर है धीरज मीना, वो चला गया इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक जगह है पेपुआ न्यू गिनिया। पेपुआ न्यू गिनिया के अंदर वो चला गया और वहां पर उसने देखा कि एक ट्राइब है, जिस ट्राइब का नाम है, याद रखना, कोरोवाई ट्राइब। वन लाइनर क्वेश्चन है। कैसा कहा गया था कि ये कोरोवाई ट्राइब जो है ना, वो इंसानों को खाती है, और जो इंसानों को खाता है उसे क्या कहा जाता है, कैनाबेलिज्म। जो कैनाबेलिज्म है वो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, इंसानों को खाना। ये वहां पर गया, इसने वीडियो बनाई, पता चला वो लोग ऐसा नहीं करते, पहले करते थे। तो विद द सेंचुरीज ये क्या हो गया, वाइट उनके यहाँ से कल्चर से निकल गया। ऐसा माना जाता है कि 1975 में पहली बार इन लोगों ने बाहरी दुनिया से कांटेक्ट किया था। 1975 तक दुनिया को पता ही नहीं था कि ये ट्राइब एग्जिस्ट भी करता है। जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और ये पेड़ों के ऊपर घर बनाने में एक्सपर्ट है। इन सभी के घर पेड़ों पे बने हुए मिलेंगे। लगभग 8 से 15 मीटर ऊंचे पेड़ ऊंचाई पर घर मिलेंगे। कुछ लोगों ने तो पेड़ों के ऊपर 45 मीटर ऊपर क्या बना रखे हैं, 45 मीटर पे घर बना रखे हैं। तो आपसे पूछ लेगा रिसेंटली, ठीक है, ये ट्राइब देखी गई थी, कहाँ देखी गई थी, वहां देखी गई थी, वहां मिलती है, ये नाम है, वो नाम है। सिंपल से 4-5 बातें ध्यान रखना जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगर मैं ट्राइब्स की बात करता हूं तो आप लोगों को मैंने बताया था भारत में कितनी ट्राइब्स हैं टोटल। तो अगर मैं 2011 के सेंसस की बात करूं तो भारत में 705 ट्राइब्स थी। मैक्सिमम ट्राइब्स कहां पर थी, तो मैक्सिमम ट्राइब्स थी हमारे एमपी के अंदर, और मैक्सिमम फॉरेस्ट भी एमपी में, जंगल वहां पर क्या होंगे, आदिवासी लोग होंगे। ठीक है, और मिनिमम ट्राइब्स कहां पर थी, तो याद रखना मिनिमम कहां पर थी, आपकी पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर 0 ट्राइब मिलती है, एक भी ट्राइब नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अब मैंने कहा ये ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो कुछ ट्राइब्स फेमस हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर एग्जाम्पल समझना, कुकी, ठीक है, और मेती। इनके बीच में क्या चल रहा है, मणिपुर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट भी आप अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बार फिर आपको रिकमेंड करता हूँ, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डली हुई है, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट ईयर मैंने अपलोड की थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी न्यूज में था एग्जाम से पहले, आपके क्लैट के एग्जाम से पहले। लास्ट ईयर तो आया नहीं था, मे भी इस बार आ जाए, क्योंकि ना मोदी जी ने विजिट किया, ना किसी बीजेपी से के कैंडिडेट ने, और दंगे अभी तक चल रहे हैं। तो मे भी वहां से उस इश्यू को उठा ले वो। तो प्लीज रिकमेंड कर रहा हूं मैं, एक बार वो वीडियो को 2x स्पीड पे जल्दी से देख लेना, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी ट्राइब होती है, कैसे ट्राइब बनती है, क्या कमीशन बने होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, सब वहां से क्लियर हो जाएगा। तो मैं उसके लिए वो आपको रिकमेंड कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, मेजर ट्राइब्स कौन कौन से इंडिया में, तो सिंपल देखो, जैसे कुछ याद कर लेते हैं। भीलों ने तो अभी भील प्रदेश भी मांगा था, मैंने इस पे एमआईटी भी डाली थी, पढ़ लेना कि क्यों भील प्रदेश मांग रहे हैं, कैसे मिल सकता है, कैसे नहीं मिल सकता, वो एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना, एमआईटी की लिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपका संथाल ट्राइब्स, हमारी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल ट्राइब से है। ठीक है, इनके फेस्टिवल्स, ऑक्यूपेशन 2-4 लिखे हुए हैं। आप कहोगे सर सारे रटने क्या, नहीं बिल्कुल नहीं रटने, क्योंकि 705 है, तुम वैसे बावले हो जाओगे रटते रटते, तो पागल थोड़ी ना होना है। सिंपल जो न्यूज में रहता है पढ़ लिया, समझ गए, और कुछ नहीं करना है। तो जब ट्राइब की बात थी तो मैंने भारत के 2-4 लिख दिए। ठीक है, तो जैसे भील न्यूज में था, भील के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, भीलों के फेस्टिवल पढ़ लिए, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और 75 क्या है, पीवीटीजीज है, जो कि मैक्सिमम किसमें, उड़ीसा में। ठीक है, उनके लिए स्कीम भी आती है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। पेपुआ न्यू गिनिया, यहाँ पर देखो ये क्या है, पेपुआ न्यू गिनिया एक नया देश है। ये इंडोनेशिया वाले को पेपुआ कहते हैं, इसको पेपुआ न्यू गिनिया। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, वो ट्राइब पाई जाती है। और ये वही सोलोमन आइलैंड जिसके ऊपर हमारे तो नहीं है ना, यूएसए ने कुछ दिन पहले एम्बेसी बनाई थी ताकि चाइना को काउंटर किया था। ठीक है, स्प्रेइंग डायमंड्स डस्ट टू कूल अर्थ, व्हाट ए न्यू स्टडी प्रपोज डेस्पाइट। देखो, आपने देखा होगा ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर इसको कम नहीं किया गया तो 2100 आते आते सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, कार्बन एमिशन।
और कार्बन एमिशन का मतलब क्या है कि आज से पहले भी सन से उतनी लाइट आती होगी 100 साल पहले, आज भी उतनी आती होगी। तो ऐसा क्या था कि आज ज्यादा गर्मी फील होती है, तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या कह सकता हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा हो गई हैं, तो सन की तरफ से आने वाली हीट को ग्रीन हाउस गैसेज अपने में ट्रैप कर लेती हैं और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट हो नहीं पाती है। तो ज्यादा हीट ट्रैप हो के क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, तुम्हारे ग्लेशियर्स पिघलने लग गए, और ग्लेशियर्स पिघलने लग गए तो तुमने देखा होगा अंटार्कटिका आर्कटिका इनके ऊपर क्या हो रखा है, तो बर्फ की जगह घास उग गई है। अब क्या घास उगना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम खुश हो रहे होगे कि ऑक्सीजन मिलेगी मजे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। क्यों? सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा तो सी लेवल बढ़ जाएगा और सब पानी में चला जाएगा, बचोगे नहीं। फिर किसकी ऑक्सीजन लोगे जो तुम बचोगे नहीं बेसिकली। समझ में आ रही है? तो कहा गया इसको कम करो। कैसे कम करो? खूब एफर्ट लगा लिए, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कर ली है ना, अल्टेरा फंड बना लिया, ठीक है, सारी चीजें करके देख ली, एनवायरमेंट डे बना लिया, अर्थ डे बना लिया, पॉल्यूशन डे बना लिया, ये डे वो डे, दुनिया भर के डे बना लिए, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन निकाला गया। कहा गया एक तरीका है कम करने का, क्यों ना ऊपर से आने वाली हीट को वहीं से रिफ्लेक्ट मार दिया जाए। और वहीं से कैसे रिफ्लेक्ट मारोगे? तो ये तुम्हारी अर्थ है, बोले इस अर्थ के ऊपर हीरो जो होता है ना, हीरे डायमंड, उसका पाउडर बना लो और पाउडर बनाकर एनवायरमेंट में छिड़क दो। और पूरी धरती के चारों तरफ लेयर्स के अंदर जब एनवायरमेंट में हीरे छिड़क दोगे पाउडर फॉर्म में, तो पूरे एनवायरमेंट को किससे कवर हो जाएगा? हीरो से। और जैसे हीट पड़ेगी सन की, वापस रिफ्लेक्ट नीचे आ ही नहीं पाएगी, और जब नीचे आ ही नहीं पाएगी तो नई हीट ट्रैप नहीं हो पाएगी। जो पुरानी हीट पहले से ट्रैप होकर टेम्परेचर बढ़ा रही है वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा। तो कहा गया इस प्रोसेस से लगभग 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम किया जा सकता है टेम्परेचर। और ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है? 1.46 हो चुका है। तो अगर ये 1 के बिलो आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, स्नोफॉल अच्छे से होगा। आप देखो, तुम नवंबर आने को हो गया, परसों दिवाली आ गई सर के ऊपर, लेकिन सर्दी नहीं हो रही है। व्हाट इज द रीजन? ये तो रीजन है ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो कहा गया ये पूरा जो सिस्टम बिगड़ा है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसको ठीक किया जा सकता है। जब टेम्परेचर डाउन आ जाएगा सब चीजें नॉर्मल वापस से सेट हो जाएगी। समझ गए? तो उसके लिए क्या करो, डायमंड का पाउडर छिड़क दो। बट इस प्रोसेस में बहुत खर्चा है। कहा गया लगभग 3, ये जस्ट थ्योरी है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कौन सी थ्योरी दी गई। $300 ट्रिलियन इसमें क्या किए जा सकते हैं, खर्च करने पड़ेंगे। और $300 ट्रिलियन बहुत होता है। समझ में आ रही है? अमेरिका की इकोनॉमी कितनी है? लगभग $27 ट्रिलियन है। ठीक है, $300 ट्रिलियन चाहिए इतना हीरा छिड़कने के लिए। समझ गए? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन इकोनॉमिकली थोड़ा सा नुकसानदायक है। लेकिन जब धरती नहीं बचने वाली दिखेगी तो लास्ट में ये सॉल्यूशन होगा, पूरी धरती पे क्या छिड़क दो, पाउडर छिड़क दो। ऐसी एक थ्योरी है। समझ गए? सिंपल सा याद रखना, और एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी बातें याद कर लेना। जस्टिस संजीव खन्ना टू टेक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द नवंबर 11 को नए सीजेआई कौन बनने वाले हैं? तो हमारे जस्टिस संजीव खन्ना। सिंपल सा याद रखना। अभी कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। किसकी बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट। आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है? 124। कितने जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? टोटल जज कितने हैं? तो याद रखना टोटल जज है 1 + 33 यानी कि 34। एक कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आपसे पूछेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज क्या होती है? तो याद रखना मैक्सिमम एज उसकी क्या होती है? 65 साल। जैसे 65 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। जैसे डीवाई चंद्रचूड़ जी जो है 65 को 8 नवंबर को तो रिटायर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछेगा मैक्सिमम टेन्योर किसका था? तो याद रखना मैक्सिमम टेन्योर किसका था? डीवाई चंद्रचूड़ के फादर का, YV चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनका 1978 से लेकर 1985 तक क्या रहा था? टेन्योर रहा था मैक्सिमम आज तक का। आपसे पूछेगा मिनिमम किसका रहा है? तो मिनिमम याद रखना कमल नारायण। किसका रहा है? कमल नारायण। और कमल नारायण का कितना? 17 डेज तक रहा था। 17 दिन के लिए बने थे। कौन से ईयर में? 1991 के अंदर। 17 दिन बाद 65 के हो गए थे तो इनको रिटायर कर दिया गया था। आज तक कोई भी वुमेन सीजीआई नहीं बनी है, ये भी ध्यान रखना। सीजीआई जज बहुत बनी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वुमेन सीजीआई नहीं बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना। पहली जज कौन थी? तो याद रखना कौन थी? बीवी या एमबी फातिमा बीवी। ठीक है, ये क्या थी? पहली वुमेन जज थी। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। आर्टिकल कौन सा है? 124। अगर मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तो 2-4 बातें समझना। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या होना चाहिए? या तो प्रीवियस कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या उस कोर्ट में या उसमें उससे ऊपर वाली कोर्ट में कम से कम 10 साल का एज ए लॉयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। एग्जाम सिर्फ
उसके होते हैं, सुप्रीम सेशन कोर्ट के होते हैं, उसके बाद तो आपके एक्सपीरियंस के भी यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, कितनी बार बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो 3 बार बन चुकी है। याद रखना, सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में क्या बनाई गई थी? सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, और उस सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था कोलकाता के अंदर। ठीक है, और उसका जो सीजीआई बनाया गया था, 3 थे उसमें टोटल जज। सीजीआई जो था वो कौन थे? तो उसके सीजीआई बनाए गए थे अलाइजा इम्पे। ठीक है, उसके सीजीआई बने थे। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, 1935 के एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1937 में एक और कोर्ट बनाई जिसको नाम रखा गया फेडरल कोर्ट। क्या रखा गया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ बनाई गई। ठीक है, इसका कहां पर बनाया गया? तो इसको बनाया गया दिल्ली के अंदर। इसका सीजीआई कौन बना था? तो सिंपल याद रखना, मॉरिस गुएयर। कौन बना था इसका? मॉरिस गुएयर। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या थी? दोनों के अगेंस्ट, दोनों के, देखो सुप्रीम क्या होता है? सबसे ऊपर, इससे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अगर इनके अगेंस्ट भी तुम्हें जाना है, इनके डिसीजन के अगेंस्ट भी तुम्हें जाना है, तो तुम कहां जा सकते थे? लंदन। और लंदन में क्या बनी हुई थी? प्रीवी काउंसिल। याद रखना ध्यान से, प्रीवी काउंसिल। काफी न्यूज में रहा तो आपसे पूछ सकता है, प्रीवी काउंसिल में आप अपील कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा सुप्रीम, जैसे देवों के देव महादेव, महादेव से ऊपर थोड़ी ना कोई है। पता चले महादेव के ऊपर भी कोई है तो महादेव थोड़ी ना सुप्रीम हुए। तो सिंपल यहाँ पर सुप्रीम मतलब ऊपर कोई नहीं, लेकिन यहाँ तो था, तो हमने दोनों को नेग्लेक्ट किया। हमारी खुद की सुप्रीम कोर्ट कब बनाई? तो 1950 के अंदर। और कौन सा आर्टिकल दिया? 124। किस दिन बनाई हमने? 28 जनवरी 1950 को बनाई। उस समय कितने जज रखे? 1+7 यानी कि 8 जज रखे। पहला सीजीआई कौन रखा? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया वाज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया। पहले 8 थे, 1+7, फिर कितने हो गए? अब 1+33, 34 हो गए। सीजीआई इज आल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहते हैं उसको, क्योंकि डिपार्टमेंट को क्या करता है? बांटता है वो ना, कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा। ठीक है, तो उसको मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल याद रखना, 1800 में सुप्रीम कोर्ट मदरसे में बनाई गई थी। ठीक है, वही उसको ट्रांसफर, उसी का दूसरा पार्ट। ठीक है, फिर इसी का तीसरा पार्ट 1823 में इसको एक्सपेंड कर दिया, कहाँ तक? बॉम्बे तक। फिर यहाँ पर हाई कोर्ट को बनाई गई पहली बार हाई कोर्ट को बनाई गई 1861 के एक्ट से। और 1861 को एक्ट को क्या कहा जाता है? इंपीरियल एक्ट ऑफ इंडिया या इंपीरियल काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे क्या बनाई गई? हाई कोर्ट। और पहली हाई कोर्ट कब बनी? 1862 में। कहाँ पर बनी? आपकी बनी उसमें कोलकाता में, ठीक है, मद्रास में और बॉम्बे में। 3 जगह बनाई गई थी, 3 हाई कोर्ट सबसे पहले। ठीक है, सिंपल से याद रखना, जो 1864 में काम करना शुरू करती है। ठीक है, और उसके बाद 1935 एक्ट से ये बना दिया। थोड़ी सी हिस्ट्री इसको याद रखना, आपकी सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में मैंने ये चीजें आपको लिखा रखी है पहले से क्लास में। ठीक है, चलिए आगे। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें वही बातें दोबारा से। ठीक है, जितने जज होते हैं, एलिजिबिलिटी ये होती है, टेन्योर 65 साल होता है, मैंने बता दिया। सैलरीज पार्लियामेंट डिसाइड करती है। इम्पीचमेंट, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी कैसे हट सकता है? तो याद रखना, हटने के लिए क्या है? तो इसका रिमूवल प्रोसेस लिखा है आर्टिकल 124 के 4 में लिखा है। इसका रिमूवल प्रोसेस किसमें है? तो आर्टिकल 124 के 4 में क्या लिखा है? पहली कंडीशन, या तो उसके ऊपर क्या हो? मिसबिहेव का एलिगेशन हो कि उसने किसी के साथ मिसबिहेव किया हो। ठीक है, दूसरा है कि वो अपना काम करने में क्या हो? इनकैपेबल, तो उसको हटा दिया जाएगा। और ऐसे नहीं हटेगा, या तो लोकसभा के 100 मेंबर या राज्यसभा के 50 मेंबर इसके एलिगेशन से एग्री कर जाते हैं कि हाँ भाई इसने ऐसा किया है, तो उसको हटा दिया जाएगा। हालांकि आज तक ऐसे किसी को हटाया नहीं गया है, 0 आज तक कोई नहीं हटाया, लेकिन हटाने की प्रोसेस है। सेम प्रोसेस हाई कोर्ट के जजेस की भी होती है, याद रखना। हाई कोर्ट के जज की जो एज होती है मैक्सिमम 62 साल होती है, 62 ईयर होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 129 में रखा है कि ये अपनी क्या रखता है? अपने रिकॉर्ड्स को होल्ड करके रखता है। 137 में क्या लिखा है कि अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। 141 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। 152-42 में क्या लिखा है? इसकी एब्सोल्यूट पावर में एक बार पहले डिस्कस कर चुका हूं। जो खुद समझ में नहीं आता सीजीआई को क्या डिसीजन देना है, तो वो क्या करता है? 142 का यूज करता है, एब्सोल्यूट पावर, और डिसीजन दे देता है। आर्टिकल 147 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 126 में क्या लिखा है? तो 2-4 बातें और लिख लो, जब इतना लिख ही लिया है। तो आर्टिकल 126 में लिखा है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की पोस्ट खाली हो जाती है, तो किसी भी जज को अपॉइंट किया जा सकता है। एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सीजीआई ऑफ इंडिया। आर्टिकल 127 में क्या लिखा है? तो 127 में लिखा है एडहोक जज। एडहोक जज क्या होता है? तो ध्यान से समझना, कोई भी हाई कोर्ट का जज एज ए जज अपॉइंट किया जा सकता है। एक्टिंग जज किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। ये जज की बात हो रही है, वो सीजीआई बनाया जा सकता था 126 में। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को सीजीआई
ठीक है, सीक्वेंस तोड़कर भी, जैसे 2 बार हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था, अजीत नाथ रे और हमीदुल्ला बेग को बनाया था 1973-78 में। दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, एड होक जज 127। 128 में लिखा है कि रिटायर्ड जजेस को रीअपॉइंट किया जा सकता है अगर कोई इमरजेंसी आती है तो। 129 में वो अपना रिकॉर्ड्स होल्ड करते हैं। 130 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट विल बी लोकेटेड ओनली इन द दिल्ली, सिर्फ दिल्ली में रहेगी, हटानी है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 348 कहता है, आर्टिकल 348 की सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ऑफिशियल इंग्लिश ही चलती है, हिंदी नहीं चलती है, ठीक है, ओनली इंग्लिश इज अलाउड। तो 2 बातें याद रखना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेबी चीफ माधवीपुरी स्किप्स पार्लियामेंट पीएससी। देखो पार्लियामेंट ने इसको बुलाया था, पीएससी जो थी ना पब्लिक अकाउंट कमेटी, याद रखना पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है। इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल मेंबर्स होते हैं कितने, 22, और इन 22 मेंबर्स में से 15 मेंबर कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और 15 मेंबर कहां से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, ठीक, सॉरी 15 और 7, ठीक है, 15 थोड़ी होंगे, 15 और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये सारे मिलकर पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाते हैं। बनती क्या है, जो आपका सीएजी होता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में लिखा है आर्टिकल 148 में, पहले पढ़ा चुका हूं 2-3 बार। इस आर्टिकल 148 में जो सीएजी होता है, उस सीएजी की रिपोर्ट को, सीएजी किसको देता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहां रखता है, पार्लियामेंट में। आप कहोगे सर कौन सी रिपोर्ट, तो जो बजट का पैसा एलोकेट होता है, उस बजट के पैसे की ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग होती है, और उसकी ऑडिटिंग कौन करता है, सीएजी। आजकल अकाउंटिंग करता है सीजीए, ये भी ध्यान रखना। पहले सीएजी दोनों काम करता था 1975 तक, 1976 तक, सॉरी 6 के बाद कौन करता है, सीजीए अकाउंटिंग करता है, सीएजी इसकी क्या करता है, ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग का मतलब है करप्शन हुआ है कि नहीं है, तो जो पैसा एलोकेट होता है उसका बजट का, उसमें करप्शन की जांच करने के लिए क्या होता है, आपका सीएजी बना होता है, और मोस्टली आईएएस को बनाया जाता है। और ये किसका पपेट होता है, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इसको डायरेक्ट वारंट इशू करके बनाता है। याद रखना 3 लोगों की अपॉइंटमेंट वारंट से होती है, सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब ये जब बनता है तो ये है तो प्रेसिडेंट का आदमी, प्रेसिडेंट सरकार का नहीं, पीएम का आदमी, पीएम पैसे बांट रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, तो करप्शन हुआ तो क्या अब तक गलत रिपोर्ट दे दे, तो कहा गया इसकी जांच होनी चाहिए। जांच का होगी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जब इसकी जांच होगी तो वहां बनी होगी एक पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो बात हमारी यहाँ पहुंची। उस पीएससी में 22 लोग होते हैं, ठीक है, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। अब क्या हुआ, ये पीएससी जो है ना, इसमें टिल 1967 है ना, आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ, आजादी से पहले 1921 में बनी थी अंग्रेजों के टाइम पर, 1921 से 1950 तक इसका पीएससी का हेड फाइनेंस मेंबर होता था। फिर आजादी के बाद कौन होने लगा, टिल 1967 कौन होता था, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब एक बात बताओ, स्पीकर जो है वो भी तो सरकार का आदमी, वो भी तो करप्शन कर सकता है। तो कहा गया कि ये गलत चीज है, तो कहा गया इसमें कौन होगा, इसका जो हेड होगा, इस पीएससी का जो हेड होगा वो कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। और लीडर ऑफ अपोजिशन आजकल कौन है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी इसको क्या करेगा, लीड करेगा। मतलब तुमने देखा होगा कि कांग्रेस 99 सीटें आई थी, तो मैंने अभी बताया था कि 55 सीट आने के बाद क्या बन गई, अपोजिशन की पार्टी बन गई, ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया कौन, राहुल गांधी। लेकिन पहले राहुल गांधी या लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों पावरफुल नहीं था, क्योंकि इतनी सीटें नहीं थी। तो ये 99 सीटें आने के बाद भी क्यों नाच रहे थे, क्यों डीजे बजा के जश्न मना रहे थे, क्योंकि जो अपोजिशन का जो लीडर था उनकी पोस्ट इनके पास आ गई, पावरफुल। और डेमोक्रेसी की यही खासियत होती है, यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, तूने अगर गलत किया, तू राजा है, तूने अगर गलत किया तो मैं बैठा हूं, और राजा को लगता है कि मैंने गलत किया तो अगली बार ये जीत के ये राजा बन जाएगा। समझ में आ रही है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। पहले क्या था, डिक्टेटरशिप, राजा महाराजा, मैं ही राजा हूं, मेरा बेटा राजा बनेगा, चाहे मैं गलत हूं चाहे सही हूं। अब राजा ये है या पोजीशन में, तूने गलत किया मैं तेरे को देख लूंगा, मैं सरकार जनता को बताऊंगा, जनता मुझे चूज कर लेगी, अगली बार मैं राजा बन जाऊंगा, तो इधर आ जाएगा। तो ये कभी नहीं चाहता कि इसकी बेइज्जती हो, तो अच्छे काम करेगा, तो सरकार से अच्छे काम करवाने के लिए तो अपोजिशन बना होता है। तो अपोजिशन होना बहुत ही जरूरी है किसी भी देश के लिए, वरना तो सरकार फिर राजा महाराजाओं की तरह काम करेगी, तो मतलब ही नहीं रहता था ना डेमोक्रेसी का। समझ गए, तो इसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया। तो अब कौन है, राहुल गांधी इसको हेड करता है। तो आपने देखा होगा पिछले 10 साल में आज तक कोई करप्शन ही नहीं पकड़ा गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के मंत्री फंस जाते थे। व्हाट इज द रीजन, समझ गए ना, क्योंकि उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे। अब 10 साल से पीएससी नहीं बनी तो टाइम पास बनी, तो आज तक कोई पकड़ा ही नहीं गया। और ये क्यों खुश थे, बोले कि अब करके दिखाओ करप्शन, अब हम करेंगे जांच। समझ गए, सिंपल सा याद रखना। इसको बुलाया था, ये आई नहीं, तो ये न्यूज में आ गया। ये कौन है, जो आपकी जो आया था ना, जो आपकी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, जिसके अंदर जो आपका सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एनएससी बीएससी को रेगुलेट करता है ना, जो बीएससी बना था 1875 में, एनएससी बना था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में, इन दोनों को रेगुलेट करता है सेबी की चीफ है, ठीक है। और इसने अभी उसके अंदर फंस गई थी ना, एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, उसके अंदर इसने स्कैम वगैरह किए थे ना, तो उसमें फंस चुकी थी, तो उसको बुलाया गया था, नहीं आई तो न्यूज में आ गया।
पढ़ा चुका हूं मैं पहले 2-3 बार, ठीक है। चलते नेक्स्ट। In a bid to boost infrastructure, सेंटर अनाउंसेस PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज चला दिया गया जो कि मेघालय से चलाया गया। तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें मेघालय में 88 रोड बनाए जाएंगे, 782.155 किलोमीटर के 55 ब्रिज बनाए जाएंगे, 1056 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करवाती है। पहली बार कब आया था PMGSY? तो 2000 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पहली बार 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। 2013 में क्या हुआ? पीएम ग्राम सड़क योजना दूसरी आई, 2019 में तीसरी आई, और इसमें क्या कर दिया गया? 60-40 कर दिया गया। 60% सेंटर देगी, 40% स्टेट देगा। सिंपल याद रखना, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी बनाने के लिए गांवों के अंदर, ठीक है, ये इसको चलाया जाता है। तो 2-4 स्कीम याद रखना। इसमें 2003 उसमें 19 में आया था PMGSY 3, इसमें 12,500 किलोमीटर रोड बनाना था, जिसमें बेसिकली अभी इसका तीसरा पार्ट जो नागालैंड और मेघालय में उसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो न्यूज में आ गया। सिंपल सी बात है, 2-4 पढ़ लेना इसमें, ठीक है। समझ गए? ऐसे ये बना हुआ है। और याद रखना, रोड से रिलेटेड याद करना, नेशनल हाईवेज आपसे पूछ सकता है। सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? NH7, जिसको NH4 कह देते हैं। सबसे बिजिएस्ट कौन सा है? NH8, जिसको NH48 कह दिया, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा? NH47 का A, ठीक है। सिंपल याद रखना। और पहले रोड को कनेक्ट करने के लिए क्या आई थी? तो आपको एक स्कीम याद होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपने सुना होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम, ठीक है। ये कब आई थी? 1998-1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। क्या क्या गया था इसमें? 2-4 स्कीम समझा देता हूँ। मैंने कहा ये है दिल्ली, ये है मुंबई, ये है चेन्नई, ये है कोलकाता, इन चारों को जोड़ दिया गया, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल जैसा कुछ बन गया ना, क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसकी 4 साइड होती हैं, तो इसको कहा गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम। ये टोटल 5846 किलोमीटर की स्कीम थी, उसमें बनाई गई थी, ठीक है। जो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए थे NH8 और ये सब बनाई गई थी। NH8 ही था दिल्ली से मुंबई, ठीक है। एक स्कीम आई थी नेशनल कॉरिडोर्स, गलियारे, जैसे तुम लोग शाम को गलियारे नापते हो ना, ऐसे इधर उधर भटकते रहते हो, सेम ऐसे ये बोले जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट कर दो किससे? कन्याकुमारी से, ठीक है। कन्याकुमारी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बोले गुजरात को कनेक्ट कर दो किससे? आसाम के सिलचर से, ठीक है, आसाम से। और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो जगह कौन सी? याद रखना, झांसी। और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? झांसी में, जो कि यूपी में बना हुआ है। ये टोटल कितने किलोमीटर का बनाया गया था? 7141 किलोमीटर, ठीक है, 7141 किलोमीटर। इसको क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था नेशनल कॉरिडोर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी याद रखना जो बार बार एग्जाम में आ जाती हैं। नेशनल कॉरिडोर्स, ठीक है। ये भी उसी समय से स्टार्ट किए गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की बात है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कामों में भी इनको काउंट कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको कुछ और मत मान लेना, जस्ट बन गया ऐसा, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव्स 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड फॉर द स्पेस प्लेटफॉर्म्स। आपको पता है इसरो है ना, स्पेस के लिए काम करती है, लेकिन इसरो चाहता है कि भाई मैं एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दूं नासा की तरह, तो छोटे मोटे काम तो खुद ही कर लिया करो। तो कहा गया प्राइवेट सेक्टर को इन्हें उसमें ले आओ। तो इस बार हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेस प्रोग्रामिंग में 100% FDI अलाउड कर दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब कल को एलोन मस्क चाहे कि भारत में आके वो अपनी स्पेस एजेंसी बनाना चाहता है तो बना सकता है, समझ गए। 100% FDI अलाउड है। इसरो चाहता है कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करे नासा की तरह, तो उसने क्या कहा कि मैं उस पर काम करूंगा, प्राइवेट लोगों को बढ़ाया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्कीम लाई गई है। सिंपल सी न्यूज है। इसरो के बारे में आप जानते हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के बारे में जैसे अग्निकुल कॉस्मोस, उसने अग्निबाण बनाई थी, है ना, प्राइवेट ही तो। अग्निकुल कॉस्मोस 2017 में बनी थी। अग्निबाण बनाई उसने, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन गया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ठीक है। इन स्पेस है, स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड है, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। तो 2-4 बातें याद रखना, इसरो वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बस स्पेस इकोनॉमी अभी हमारी $8.4 बिलियन है, हम इसको बनाना चाहते हैं $44 बिलियन 2033 तक, 2033 तक। तो हमने इतने रुपए की स्कीम उसमें इनेक्ट कर दी। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ गेम्स ऑन द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। ये वही कॉमनवेल्थ गेम्स जिसकी अभी बात कर रहा था मैं। पहली बार 1930 में हैमिल्टन में हुए थे, कनाडा में। हर साल में होते हैं। 2010 में इंडिया ने किया था। 2024 में 15 कॉमनवेल्थ क्या बने हुए नेशंस है, उसके नाम लिखे हुए इसमें, ठीक है। सिंपल से याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
फर्दर टू स्पोर्ट्स बीच वॉलीबॉल क्रिकेट ये ऐड किए गए थे कब 2022 बर्मिंघम में, जिनको वापस से हटा दिया गया। ये कुछ गेम्स है जिनको रखा गया है, बाकी सबको हटा दिया गया है। तो सिंपल सी वही न्यूज़ दोबारा से रिपीट, और कुछ नहीं। बॉक्सिंग जूडो है ना, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक वीडियो डाल देंगे उसमें। नेक्स्ट है ICCR ऑर्गेनाइजेस कॉन्फ्रेंस ऑन द पाली एज क्लासिकल लैंग्वेज। आपको पता है कि पहले क्लासिकल लैंग्वेज कितनी थी, तो हमारे पास पहले कौन सी थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। 6। अब किसको मिल गया? आसामीज, बंगाली, प्राकृत, पाली और मराठी को मिल गया। तो ये आप पढ़ चुके हो, पहले 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। तो जो पाली लैंग्वेज है ना, पाली लैंग्वेज किसकी थी? मैंने उस दिन भी बताया था किसकी थी? बुद्धिस्ट की। जो बुद्धिस्ट लोग हैं ये पाली लैंग्वेज यूज करते हैं। और जो जैन लोग हैं उनकी कैसी लैंग्वेज है? प्राकृत। तो जैन लोगों की जो बुक्स है ना पुरानी, वो किस में मिलेगी? प्राकृत में। और बुद्ध लोगों की किस में मिलेगी? पाली में। जो पाली लैंग्वेज को उसमें क्लासिकल लैंग्वेज में डाल दिया कि भाई ये क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल वो जो 15 से 2000 साल पुरानी लैंग्वेज है, जो किसी और से निकली, वो खुद में यूनिक है। तो अपने आसपास के देशों में जितने भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, है ना, उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उसमें पार्टिसिपेट किया, तो न्यूज में आ गया। ICCR क्या याद रखना, 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसका मतलब है इंडिया में जितने कल्चरल लोग हैं उनके कल्चर को प्रमोट करना, बचा के रखना। इनकी एक मीटिंग हुई है कहां पर? कोलंबो के अंदर, ठीक है, श्रीलंका में। क्यों? क्योंकि पाली को क्या बना दिया गया? क्लासिकल लैंग्वेज। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। कब बना था ICCR? तो 1950 में बना था। इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए बना था, ठीक है। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो बुद्धिज्म को या बुद्धिस्ट लोग थे, वो जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। चलते हैं नेक्स्ट। द गाजा वार एंड द ग्लोबल साउथ इंटरवेंशंस। कहा गया है कि गाजा में जो वार चल रहा है उसका हमारे ग्लोबल साउथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो 2 चीजें हैं, मैंने कहा एक है ग्लोबल साउथ, एक है ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ जो है ना, इसको कहा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप। कौन सा? डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप। ग्लोबल नॉर्थ को कहा जाता है, जो यूरोपियन कंट्रीज है मैक्सिमम, इनको कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप, ठीक है। डेवलप्ड, ये डेवलप्ड हो चुकी है, डेवलपिंग है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जैसे इंडिया है, चाइना है ना, साउथ जो एशियन कंट्रीज है। तो कहा गया कि जो गाजा में जो लड़ाई चल रही है उसका हम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इजराइल हमास और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, उसको एक बार देख लेना। उसकी अगर तुम थीम लाइन समझ गए तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक लाइन का हो जाना है कि वहां से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मैं 2-4 बात रिपीट कर देता हूँ। वहां पर सुएज कैनाल बनी हुई है, वहां से दुनिया का 12% ट्रेड आता है, उस पर इफेक्ट हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? वहां से जबरदस्ती वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं किससे? दूसरी कंट्रीज के साथ। ट्रेड के ऊपर बैन लग रहे हैं, सैंक्शंस लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वही इसने कहने की बात की है। तो मेरा इसमें ये डालने का एक ही पर्पस था, जैसे चाइना इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो सब लिखा हुआ है। हमास उस पर अटैक कर रहा है, वो उस पर अटैक कर रहा है, इजराइल उसका साथ दे रहा है, वो उसका साथ दे रहा है। प्लीज एक बार वो वीडियो देख लेना ना, इजराइल हमास के ऊपर। आई थिंक आपने देख भी ली होगी, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक आर्टिकल अच्छा था तो मैंने इसको उठा लिया, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं था, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बना हुआ है तुम्हारा, काफी न्यूज में, काफी न्यूज में, तो याद रखना, अच्छे से पढ़ लेना, वो वीडियो देख लेना। इजिप्ट, ये इजराइल है, वेस्ट बैंक, गाजा, ठीक है, इधर लेबनान है, सीरिया है, ये आपस में लड़े जा रही है। जॉर्डन है, ठीक है, इस लड़ाई हो रही है इजराइल, क्योंकि इजराइल की जगह उसको प्रॉमिस किया गया था आइजैक को। किसने? अब्राहम को प्रॉमिस किया था। किसने? अल्लाह ने। अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और आइजैक। इस्माइल ने मुस्लिम रिलीजन बना दिया, आइजैक ने आगे चल के क्या बना दिया? यहूदी बना दिया, ठीक है। और उसके बाद वहीं से क्या निकले? क्रिश्चियंस निकले। तो वो पूरी कहानी वहां से आप एक बार देख लेना, ठीक है। और काफी न्यूज में। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर मुझसे यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से फिर कभी।